तो चलिए आज बात करते हैं भारतवर्ष की। अब ये सिर्फ कोई पुराना नाम नहीं है ना? ये एक जमीन की, एक संस्कृति की और कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को देखने के एक बहुत पुराने नजरिए की कहानी है। तो आइए हमारे साथ चलिए और इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट को परत दर परत समझते हैं। कभी सोचा है एक ही जमीन है पर नाम कितने सारे? इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, आखिर ऐसा क्यों? यही सवाल है जहां से हमारी आज की ये पड़ताल शुरू होती है। एक ही जगह के इतने नाम आए कहां से? तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये अलग अलग नाम आए कहां से, इनकी जड़ें कहां हैं। और ये देखिए कितनी कमाल की बात है, हर नाम के पीछे एक अलग कहानी है, एक अलग नजरिया। मतलब यूनानियों ने इसे अपनी तरह से देखा, फारसियों ने अपने तरीके से, और यहाँ के जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उन्होंने इसे बिल्कुल अलग ढंग से समझा और नाम दिया। तो ठीक है, ये तो हो गए वो नाम जो बाहर के लोगों ने दिए, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के लोग जो इस धरती पर रहते थे वो खुद अपनी इस विशाल भूमि को क्या कहकर बुलाते थे। और यहीं पर एंट्री होती है भारतवर्ष की। देखिए यह शब्द दो हिस्सों से बना है, भरत जो एक महान राजा थे और वर्ष जिसका मतलब होता है एक बड़ा भूभाग या एक कॉन्टिनेंट, तो भारत का वर्ष। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था, बिल्कुल नहीं। अगर हम पुराण जैसे पुराने ग्रंथों को देखें तो वो एक बहुत ही विशाल भूमि की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। ऐसी जमीन जो उत्तर में ऊंचे हिमालय से शुरू होकर दक्षिण में गहरे समुद्र तक फैली हुई थी। अब जरा आज के नक्शे पर नजर डालिए। उस प्राचीन भारतवर्ष में आज का भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये सब शामिल थे। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है ना कि भारतवर्ष सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें ये सब पता कैसे चला? मतलब हजारों साल पुरानी बात है, इतिहासकार आखिर किन सुरागों का इस्तेमाल करके अतीत की इस तस्वीर को फिर से जोड़ते हैं? देखिए, इतिहासकारों के पास मोटे तौर पर दो तरह के सोर्स होते हैं। एक तो हैं लिटरेरी सोर्सेज, मतलब पुरानी किताबें, ग्रंथ, कहानियां, और दूसरे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी खुदाई में मिली ठोस चीजें जो उस जमाने के लोग हमारे लिए छोड़ गए। अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो जैसे पुराण हो गए, रामायण, महाभारत, ये ग्रंथ हमें उस समय की सोच, उनकी फिलॉसफी, उनका समाज कैसा था, इन सब के बारे में बताते हैं। कह सकते हैं कि ये हमें उस दौर की आत्मा से मिलाते हैं। और फिर आते हैं पुरातात्विक स्रोत, जैसे पुराने शिलालेख, उस जमाने के सिक्के, मंदिर और स्मारक। ये हमें एकदम पक्के सबूत देते हैं। इनसे हमें राजाओं, व्यापार और लोगों की रोज की जिंदगी के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, भारतवर्ष की कहानी सिर्फ जमीन और इतिहास की ही नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं ब्रह्मांड की समझ से, कॉस्मॉस से। सोचिए, उस जमाने में समय को आज की तरह घड़ी की टिक टिक से नहीं मापा जाता था। नहीं, उसे ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा पहिया, एक साइकिल माना जाता था। और इस साइकिल को समझने का जो विज्ञान था उसे कहते थे ज्योतिष। ये वेदों के 6 जरूरी अंगों यानी वेदांगों में से एक है। प्राचीन खगोलविदों ने आसमान को एक बड़ी सी घड़ी की तरह पढ़ा। उन्होंने ग्रहों और तारों की चाल को बड़े ध्यान से देखा, उसे समझा और उसी के आधार पर कैलेंडर और समय को गिनने के जबरदस्त सिस्टम बनाए। और इसी आसमान वाली घड़ी को और आसानी से समझने के लिए पूरे आकाश को 12 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। जी हाँ, वही 12 हिस्से जिन्हें आज हम राशियां या ज़ोडिएक साइन कहते हैं। और देखिए, ये कितनी हैरान करने वाली बात है। वृषभ यानी बैल, सिंह यानी शेर, तुला यानी तराजू, ये जो पुराने चिन्ह हैं ये आज के ज़ोडिएक सिस्टम से कितने मिलते जुलते हैं। ये दिखाता है कि हजारों सालों से ये ज्ञान लगातार चला आ रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि वराहमिहिर जैसे जो महान विद्वान थे वो सिर्फ ज्योतिषी नहीं थे, वो वैज्ञानिक थे। उनका काम इस धरती यानी भारतवर्ष को ब्रह्मांड की लय के साथ, कॉस्मिक रिदम के साथ जोड़ना था। तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं? यही कि भारतवर्ष सिर्फ इतिहास की किताब का एक नाम नहीं है, ये एक पूरा नजरिया है। एक ऐसा नजरिया जो जमीन, संस्कृति और ब्रह्मांड तीनों को एक साथ देखता है। और ये विचार आज भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में हमारे साथ जिंदा हैं।
तो सवाल यही है कि भूगोल, संस्कृति और ब्रह्मांड का ये प्राचीन आइडिया आज के मॉडर्न देश को कैसे और कितना आकार दे रहा है।